हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बेटा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन्स। इससे पहले की वीडियो में भी हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया। And we also discussed the number of the transgenic plants which are synthesized with the help of rDNA technology. For example, BT cotton, flavor saver tomato, BT cod, and what are their significant effects. ठीक है, इसके साथ में हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स के हजार्ड्स भी डिस्कस किए थे एंड लेटर ऑन हमने डिस्कस किया ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड लास्टली transgenic animals. There are different kinds of the animals which are also synthesized by using the rDNA technology, or we can say कि they are modified by using rDNA technology in which a transgene is introduced into the animals. And in the same way there are various kind of transgenic mice, transgenic rabbit, transgenic sheep, transgenic dog, transgenic monkey are synthesized for various purpose, for the biological product synthesis and for testing of the vaccine, for chemical safety testing and for development and study of the behavior of the genes. In so many ways there are different kinds of the use of transgenic animals as well as different type of the transgenic organisms. ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेडिसिन्स के अंदर मेडिसिन्स के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या रोल था। बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो सिंथेसाइज की गई हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जिनको हम थेरेपेटिक ड्रग्स कहते हैं। इसी तरीके से एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम जो डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, वो हम इंसुलिन की प्रोडक्शन के बारे में, कि किस तरीके से आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी is used for the synthesis of various kind of therapeutic drugs। ठीक है, और इस तरीके की ड्रग्स जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज की गई हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक ड्रग्स। ठीक है, रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक ड्रग्स or these recombinant therapeutic drugs which do not have any adverse immunological response or unwanted immunological response, which do not shows any unwanted immunological response आर यूज्ड एट ए वाइड लेवल। ठीक है, जिनके कोई एडवर्स इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं है, और ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 30 रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक ड्रग्स हैं वो वर्ल्ड वाइड बनाई जा चुकी हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, एंड विच आर अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन बींग्स, और जिनको ह्यूमन बींग्स के लिए अप्रूव कर दिया गया है। दैट मीन्स कि दे डू नॉट हैव एनी एडवर्स साइड इफेक्ट। और अगर हम बात करते हैं विद इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ऐसी अप्रोक्सीमेटली 12 ऐसी ड्रग्स हैं जो इंडिया के अंदर मार्केटेड हो चुके हैं, इंडिया के अंदर सेल आउट हो चुके हैं। इन इंडिया देर आर 12 रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक ड्रग्स विच हैज़ बीन मार्केटेड इन द इंडिया। ठीक है, उनमें से बहुत ही कॉमनली यूज्ड हम डिस्कस करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की किस तरीके से आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके इंसुलिन की प्रोडक्शन की गई थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है और इसका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। ठीक है, इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन होता है विच इज रिलीज्ड बाय द बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास इसे रिलीज करते हैं, और ये क्या करते हैं, दे कन्वर्ट
एक्सेस ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन, ठीक है। लेकिन अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो दैट मे लीड्स टू ए डिजीज विच इज नॉन एज डायबिटीज मेलिटस। एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। और इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? शार्पे शेफर। एक साइंटिस्ट थे शार्पे शेफर। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बताई थी कि डायबिटीज मेलिटस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन, कि अगर पेनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाना बंद कर दें तो दैट में लीड्स इनटू ए डिजीज विच इज़ नॉन एज डायबिटीज मेलिटस। देखो कई सारे साइंटिस्ट का हम रोल बताएंगे कि इस इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में हर साइंटिस्ट ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और किस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। तो उनमें मैंने आपको सबसे पहले जो साइंटिस्ट बताए वो कौन थे? दे आर शार्पे शेफर। उन्होंने किसके बारे में बताया बेटा? कि कौन सा जो डायबिटीज डिजीज है दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन, ठीक है। और इंसुलिन आपको बताया कौन सी सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है, आपको पता ही। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए थे, इन्होंने बेटा 1921 में बताया था ये कि डायबिटीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन, ठीक है। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए थे बेंटिंग बेस्ट, सॉरी 1921 नहीं 1916 में। फिर 1921 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंटिंग, एक थे बेस्ट और मैक्लियोड, ठीक है। इन दोनों साइंटिस्ट ने मैक्लियोड की हेल्प से फर्स्ट टाइम इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द पेनक्रियाज, ठीक है। इन्होंने एक प्रिपेयर किया प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ ए डॉग, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया? दे प्रिपेयर ए प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ डॉग। डॉग के पेनक्रियाज से पहली बार इंसुलिन बनाने वाले 3 साइंटिस्ट थे और इस चीज़ के लिए बेंटिंग और मैक्लियोड को नोबेल प्राइज भी दिया गया था और इस वजह से इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला। तो फिर बाद में देखो क्या भी देखने को मिला था कि अगर हम एक्सटर्नली इंसुलिन को इंट्रोड्यूस कर दें ह्यूमन बींग्स की बॉडी में तो हम डायबिटीज़ डिजीज़ को क्या कर सकते हैं? क्योर कर सकते हैं। तो ये बात भी बताई गई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन कैन क्योर द डायबिटीज मेलिटस। इस डिजीज को हम इंसुलिन के इंट्रोडक्शन की वजह से क्योर कर सकते हैं। तो इस वजह से कैटल्स और जो स्लॉटर्ड पिग थे, स्लॉटर्ड हाउस के जो पिग थे उनको यूज किया गया था। स्लॉटर्ड पिग एंड कैटल्स इंसुलिन वाज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट के लिए? डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाने लगा ये स्लॉटर्ड पिग का और दूसरे कैटल्स का इंसुलिन। लेकिन बहुत लंबे टाइम तक इनके यूज़ करने की वजह से ह्यूमन बींग्स के अंदर कई सारे साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो गए थे दैट स्टार्ट्स टू क्रिएट एलर्जी इन द ह्यूमन बॉडी। तो बेटे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंसुलिन बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? अगर पिग से, कैटल से, डॉग से इंसुलिन को यूज़ किया जा रहा था देन व्हाई इट इज़ नीड टू सिंथेसाइज द इंसुलिन। इनका जो इंसुलिन था दैट वाज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन इंसुलिन और इस वजह से लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद में it starts to create some unwanted side effects such as allergy in the human body, so it becomes the need of the synthesis of human insulin। इस वजह से बाद में क्या रिक्वायरमेंट हुई
कि ह्यूमन के ही इंसुलिन को अगर यूज़ किया जाएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो पहले हम देखते हैं कि इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में, इंसुलिन कैसा होता है और इंसुलिन के अंदर कितनी चेन होती हैं, कौन कौन से कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं जो इंसुलिन की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो बेटा जो इंसुलिन है वो एक इनएक्टिव इंसुलिन से बनाया जाता है जिसका नाम होता है प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन के अंदर 3 चेन होती है, चेन ए, चेन बी एंड सी। ये प्रोटीन की बनी हुई चेन होती है जिनको हम पेप्टाइड कहते हैं। प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट किया जाता है एंड दिस मैच्योर इंसुलिन जो यूजुअली यूज़ किया जाता है, मैच्योर इंसुलिन, इट हैविंग 2 प्रोटीनियस चेन और वी कैन से इसमें 2 पेप्टाइड चेन होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है चेन ए और दूसरी होती है चेन बी। ठीक है, मैच्योर इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड होते हैं। कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 51 अमाइनो एसिड होते हैं। इसमें जो चेन ए होती है इसके अंदर 21 अमाइनो एसिड होंगे और चेन बी हैविंग 30 अमाइनो एसिड। बोथ ऑफ दीज चेन रिमेन्स बाइंड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से ये दोनों चेन रिमेन्स एसोसिएटेड विद ईच अदर। और जो प्रो इंसुलिन है जिसके अंदर सी पेप्टाइड भी प्रेजेंट होता है, इस सी पेप्टाइड के अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ द 33 अमाइनो एसिड। इसमें 33 अमाइनो एसिड होते हैं। जब सी पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है तो मैच्योर इंसुलिन की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरीके से अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊँ यहाँ पे इंसुलिन का, तो यहाँ पे आप ये क्या देख रहे हैं? ये प्रो इंसुलिन का डायग्राम है। किसका है? प्रो इंसुलिन का, जिसमें से ये इसकी ए चेन है, ये वाली बी चेन है और ये जो मैं आपको शेड कर रही हूँ ये वाली चेन, दिस वन इज सी पेप्टाइड और सी चेन विच है 33 अमाइनो एसिड। इसको रिमूव करने के बाद ये वाला जो इंसुलिन बनेगा जिसकी दोनों चेन्स एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड है विद द हेल्प ऑफ द डाइसल्फाइड लिंकेज। इस तरीके का लिंकेज इनके बीच में होता है, चेन ए एंड चेन बी। दिस इज द मैच्योर इंसुलिन। ठीक है, दिस इंसुलिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय यूजिंग द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की हेल्प से दिस इंसुलिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज बिकॉज बैक्टीरिया के अंदर इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड बैक्टीरिया डू नॉट हैव एंजाइम्स फॉर रिमूविंग द इंट्रॉन्स मीडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं कि इंसुलिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड because of the use of by bacteria। because क्या रीजन होता है? because बैक्टीरिया हैव इंट्रॉन्स, बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स होते हैं एंड ऑल्सो बैक्टीरिया डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द एंजाइम्स। उसके पास ऐसे कोई भी एंजाइम्स नहीं होते हैं जो क्या रिमूव कर सके? that can remove इंट्रॉन्स मीडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन। जो इंट्रॉन्स मीडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन को रिमूव कर सके, ऐसे कोई बैक्टीरिया के पास एंजाइम नहीं होते हैं। दैट्स वाई वी कैन नॉट सिंथेसाइज बाई यूजिंग द बैक्टीरिया। क्या नहीं सिंथेसाइज कर सकते आप? इंसुलिन सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अब हम बेटा प्रोसेस पढ़ेंगे कि हाउ इंसुलिन वाज फॉर्म्ड। तो बेटा ह्यूमन इंसुलिन की प्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि इंसुलिन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था ऑफ इंसुलिन, वो सबसे पहले किसने बताया था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेंगर। फर्स्ट टाइम दे वर्कड ऑन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द इंसुलिन। और एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था इली लिली कंपनी। कौन सी कंपनी बेटा? इली लिली कंपनी ऑफ द अमेरिका। उसने सबसे पहले इंसुलिन की सिंथेसिस की थी। कब? 1983 के अंदर। ठीक है, 1983 में ये सिंथेसाइज द इंसुलिन फर्स्ट टाइम। और एक साइंटिस्ट थे
जिनका नाम था शान। दे synthesized the insulin, or we can say human insulin, first time synthesized by a scientist known as शान। अब हम देखते हैं what are the different kind of the steps which are involved in the production of the insulin।